बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमडी कैट के हवाले से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज हैं। तो पहला एमसीक्यू, कैपिटल क्यू माइनस क्यू हमारे दो चार्जेस हैं, तो इन दोनों के दरमियान मैक्सिमम फोर्स कब होगी, तो हमने क्यू की वैल्यू क्या रखनी है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए अगर हम स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के बराबर रखेंगे तो डी ऑप्शन तो हमारे पास कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जीरो कर देगा। क्यू स्क्वायर बाय 2, क्यू स्क्वायर बाय 4 और क्यू स्क्वायर बाय 9 बनता है। और हमें पता है कि क्यू स्क्वायर बाय 2 जो है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा। इसी तरह अगर हम 3 चार्जेस हैं, अगर उनमें से ए और बी चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी तरह से अगर हम बी को तीसरे चार्ज सी के करीब रखते हैं तो ये रिपेल करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो व्यूअर्स, आपका ए, बी और डी तो किसी भी सूरत ठीक नहीं हो सकता, इनको आप देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए और सी जो है इनके ऊपर ऑपोजिट साइन होगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो कूलम फोर्स होती है ये म्यूचुअल फोर्स होती है, इस वजह से मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दो चार्जेस के दरमियान, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा। इसी तरह से अगर हम कैपिटल आर हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो यहाँ तक हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और फिर जैसे जैसे हम चार्ज से बाहर जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास होगा इज रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है, तो ये वोल्ट पर मीटर में होगा, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है। इस तरह एक प्रोटॉन है वो 1840 टाइम्स हैवियर होता है, तो बेशक वो हैवी होता है लेकिन उसमें चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू के इक्वल होती है, तो इस वजह से हमारा जब हम इसको पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा वी है, और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसमें हमारे पास सारे यूनिट्स जो हैं वो न्यूटन में हैं, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में होती है। इस वजह से इसको मैं सॉल्व तो नहीं करने जाऊँगा, ये थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में एरर मौजूद है, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसको न्यूटन पर कूलम में आना चाहिए। तो एनीवेज आप इसको जो है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं खुद से। क्यूब के सेंटर में हमारे पास एक चार्ज मौजूद है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, रेडिएट करेगा और हर तरफ करेगा, तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हर फेस से निकलेगा। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। और हमें पता है कि स्मॉल क्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो चार्ज है जो कि सेंटर ऑफ द क्यूब में है, तो हमें ये फाइंड करना है कि एक फेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो फिर डेफिनेटली इसके टोटल 6 फेसेस हैं, तो एक फेस में से Q ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जो है वो रेडिएट कर रहा होगा, तो ऑप्शन ए ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये भी अभी हमने डिस्कस कर लिया। हमें पता है कि एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होती है, तो इसमें जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास 2 × 10⁻³ हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा। अब ये फिगर मौजूद है, इस फिगर में टोटल चार्ज फाइंड करना है। और देखिए अब दोबारा से यहाँ पर यूनिट का इशू आ रहा है कि ये माइक्रोकूलम होना चाहिए था, यहाँ पर माइक्रोफैरेड लिखा हुआ है, तो हमसे चूंकि यहाँ पर चार्ज पूछा गया है तो ये कूलम में होना चाहिए था। तो एनीवेज इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लें इसकी, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड बनता है, तो इसको जब हम चार्ज फाइंड करने के लिए पुट करेंगे तो ये हमारे पास 10 माइक्रोकूलम बनेगा, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा। और फाइनली हमारे पास अगर 2 मेटल प्लेट्स हैं, अब इन 2 मेटल प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो 8 मीटर गिवन है और फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि चार्ज 2e है, इसके पास कितनी एनर्जी है, तो ये एनर्जी फाइंड करने के लिए हम u q डेल्टा v पुट करेंगे। और अब हमें जो डेल्टा v है ये ed, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है, इसमें जब हम वैल्यूज सारी पुट करेंगे तो ये हमारे पास 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमारा रिलेशन जो है ये बड़ा कॉमन रिलेशन है, इसको भी हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, ये हम ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा देखें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर एक के साथ नेगेटिव साइन है और एक के साथ पॉजिटिव साइन है। चार्ज की एनर्जी है वो नेगेटिव होगी, अगर वर्क फील्ड कर रही है तो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर जो चूंकि लिखा हुआ है बाय द फील्ड, तो फिर हमारा ऑप्शन बी ठीक। इसी तरह अगर हमारे पास 2 सिमिलर चार्जेस हैं और उनमें जो सेपरेशन है वो 1 मीटर का, तो आपने सब कुछ 1 कर लेना है कूलम्स लॉ में, तो आपके पास F की वैल्यू K के बराबर आ जाएगी और हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। अब क्वेश्चन ये है कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसके SI यूनिट क्या होंगे। तो अब देखें हमें कूलम्स लॉ से पता है कि के क्यू
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, तो K की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर में है। लेकिन अगर हम परमिटिविटी की बात करें तो ये रेसिप्रोकल है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस के, तो फिर हमने इन यूनिट्स का रेसिप्रोकल ले लेना है, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। इस तरह यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली दो परमिटिविटीज के दरमियान रेशियो है, तो ये यूनिट लेस होगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर लें तो हमारे पास फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये अगर हम इसमें पुट करें तो हम बड़ा क्लियरली दे सकते हैं कि फोर्स 1/4 रह जाएगी, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा। ERG क्या है, ERG किस चीज की डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, तो ERG व्यूअर्स हमारे पास इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी को कहते हैं और रेटिना लेयर ऑफ एयर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिजीज ऑफ आई। अगर एक सर्कल में A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर हम चार्ज को मूव करवाएं तो कितना वर्क होगा, तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास जो वर्क होगा वो चूंकि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हैं, R की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो टोटल वर्क होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि 4 कूलम चार्ज है, उसको A से B तक 6 जॉल वर्क करके जो है वो मूव करवाया गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। तो अगेन हमारे पास एक वही रिलेशन है W = Q डेल्टा V, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं 4 वोल्ट है। नेक्स्ट ये पूछा गया कि अगर दो फील्ड्स एक दूसरे से दूर हों, देखें अगर फील्ड्स एक दूसरे के करीब हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, अगर फील्ड्स एक दूसरे से दूर हैं तो वीक फील्ड होगी, तो अगर वो दूर हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वीक फील्ड। अब अगर एक कैपेसिटर है उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया और बैटरी को हटा दिया गया और फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है, तो अब पूछा जा रहा है कि क्या चार्ज जो है वो रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस कभी भी चार्ज नहीं होगा, चार्ज जितना प्लेट्स पर था उतना ही रहेगा, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अगर सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और स्टोर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज भी नहीं होता और एनर्जी डिक्रीज भी नहीं होती क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। देखें अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी। इसी तरह से जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज, कम हो जाएगा और स्टोर एनर्जी भी डिक्रीज होगी, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने से V बढ़ेगा और V के बढ़ने से एनर्जी भी बढ़ जाएगी। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी तरह एवरेज जो पोटेंशियल होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर वो हमें पता है कि 0 + V/2 दैट इज V/2 होता है। एरिया 1/3 कर दिया जाए और सेपरेशन 2 टाइम्स कर दी जाए तो कैपेसिटेंस 1/6 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से अगर हम W हाफ CV² है और अगर हम यहाँ पर V की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास WQ²/2C आ जाएगा, तो अब यहाँ पर चार्ज को 2Q कर दिया गया है तो 2Q करने से ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो A ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया है तो डाइलेक्ट्रिक रखने से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, जितना आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1000 फैरेड। इसी तरह से अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लिक्विड में इमर्स कर दें और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो वेरी सिंपल, अगेन हमारे पास फील्ड है वो पहले हमें पता होना चाहिए डिक्रीज हो जाएगी, और फील्ड के डिक्रीज होने से हमारे पास हमें पता है कि E जो है वो σ/ε0 है, और अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं तो σ/0/ε, तो ε/r आपके पास डाइलेक्ट्रिक है तो ये हाफ वाला जो है आपके पास ये हाफ हो जाएगी, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन ठीक होगा। अब अगर हमारे पास जो फोर्स है वो KQ1Q2/r² है तो F/Q1 क्या होगा, तो आपका ऑप्शन ए और डी तो आपका रॉन्ग होगा क्योंकि ये ना फोर्स होगी ना फ्लक्स होगा। अब ये फील्ड है क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q0 है, तो अब ये फील्ड Q2 की है या Q1 की है, तो इसके हवाले से हम देख सकते हैं क्योंकि F/Q1 है तो ये फील्ड Q2 की जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान 12 न्यूटन है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो हमने न्यू फोर्स बतानी है, तो हमें पता है व्यूअर्स इसी तरह ये रिलेशन F' और F के दरमियान ये भी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमने यूज़ कर लिया हुआ है, ये हमें पता है। मज़ीद इसकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, इसको हमने कंप्लीट डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा अगर दो चार्जेस हैं और वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं
तो दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं, तो आपने फाइंड करना है कि उनके सेंटर में पोटेंशियल वो जीरो होता है। तो इसके हवाले से भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, इसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर अगर दोनों साइड वाले चार्जेस से इक्वल फोर्स है तो आप x और y के दरमियान रिलेशन निकालें। तो व्यूअर्स हमने यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, F1 को F2 के इक्वल कर देना है और इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है और सेम टर्म्स को दोनों साइड से कैंसिल करने के बाद हमारे पास 2/x² इक्वल्स टू 3/y²। इसको हम जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर दो चार्जेस हैं 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आपने फाइंड ये करना है कि अगर ये 4 टाइम्स फोर्स उसकी इंक्रीज हो जाए, इनवर्स स्क्वायर लॉ आपने यूज करना है व्यूअर्स। तो आप दो फोर्सेस की रेशो ले लेंगे, रेशो लेने से सेम टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास ये इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो ओबे करेगा। इसमें आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और आपने जो बाद की सेपरेशन है उसको फाइंड कर लेना है। तो ये तकरीबन आपके पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर आप चार्जेस को भी डबल कर दें और सेपरेशन को भी डबल कर दें। तो व्यूअर्स इसमें आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो फ्रिंजिंग फील्ड जो है उसमें जो दो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और आपकी फील्ड वीक हो जाती है। सी जो है वो डाइलेक्ट्रिक के डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इस वजह से ये k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे ये पूछा गया कि ये ग्राफ है, इसमें आपने स्लोप बताना। स्लोप के हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इस वीडियो का लिंक। इट इज रेशो ऑफ राइज टू रन। तो राइज में हमारे पास q है और रनिंग में हमारे पास v है, तो q/v जो रेशो होती है ये c के इक्वल होती है, तो करेक्ट ऑप्शन a होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा है कि c q/v के इक्वल है। तो बताएं कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी अगर हम वोल्टेज को डबल कर दें। तो ये वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज नहीं है, ये प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान वोल्टेज है, तो ये इंडिपेंडेंट होगा, रिमेन सेम। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है कि अगर दो कैपेसिटर्स हैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल लेते हैं, वो 3/2 माइक्रोफैराड आ गई। अच्छा, अब हमने करना ये है कि हमने एनर्जी फाइंड करनी है। तो एनर्जी के लिए हम हाफ CV² में पुट कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास एनर्जी की वैल्यू 1/300 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए जो रिलेशन है वो क्या है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सी और डी तो कभी भी नहीं हो सकता, ये रेशो है दो कैपेसिटेंसेस के दरमियान। अब जो ए और बी ऑप्शन है इसमें जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ही करेक्ट होगी, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसको आप फर्दर कैपेसिटेंस की वैल्यू की रेशो लेकर C मीडियम ओवर C वैक्यूम होगी। नेक्स्ट हाफ CV² आपने यूज करना है और आपके पास रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आप इलेक्ट्रिक फोर्स की रेशो, ये म्यूचुअल फोर्स है तो 1:1 होगी। इस क्वेश्चन में आप फील्ड्स की रेशो ले लेंगे और जब फील्ड्स की रेशो लेंगे तो अगेन इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करेगा और अब जब आप इसमें वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो आपकी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो अब दोनों चार्जेस में -5 माइक्रोकूलम कर लिया। अगर हम देखें +3 में -5 करेंगे तो इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन बी और सी जो कि पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो ये तो कभी भी ठीक नहीं होंगे। आप रेशो ले लें, फोर्सेस की जो रेशो है वो -4 आ गई है। जब वैल्यूज को पुट कर लेना है तो आपके पास -10 न्यूटन आ जाएगी, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास दो सेम चार्जेस हैं पॉजिटिव, तो सेंटर में आपने क्या फाइंड करना है, फील्ड फाइंड करनी है। तो ये भी एक बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर फील्ड ऑब्वियसली 0 होगी। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि 5 कूलम चार्ज है, फील्ड फाइंड करनी है। तो पहले आप फील्ड अगर फाइंड करेंगे तो आपके पास फील्ड आ जाएगी 1000 न्यूटन पर कूलम। आप फील्ड से पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होती है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 10 वोल्ट्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के करीब ले आए तो हम वर्क करेंगे, वो खुद ब खुद कभी भी नहीं आएगा, और जब एक दफ़ा हम वर्क कर लेंगे
तो उसके पास वो जितना भी वर्क हमने किया होगा वो उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर हमारे पास ना दो प्लेट्स हैं, एक का पोटेंशियल -6 है और दूसरे का हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। तो अब नेक्स्ट प्लेट का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें जो फील्ड है वो गिवन है और फील्ड की डायरेक्शन भी गिवन है, वो अपवर्ड है। तो फील्ड हमारी V/d होगी और हमने क्या कर लिया, सबसे पहले D की वैल्यू जो कि सेपरेशन है बिटवीन टू पोटेंशियल्स उसको भी पुट कर दिया और फील्ड की वैल्यू को भी पुट कर दिया। तो ये 4 मिलीमीटर है, तो मिली को हमने 10⁻³ कर दिया और ये 3 जीरोस को 4000 के कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर तो आ गया जी 4 4s are 16। तो राइट साइड पर हमारे पास V2 - V1। तो व्यूअर्स इस चीज को बड़ा आपने अच्छे तरीके से समझना है कि आपका जो फील्ड है वो अपवर्ड है। तो फील्ड अपवर्ड तभी हो सकती है अगर -6 वोल्ट का पोटेंशियल हाई पोटेंशियल हो। तो ये हाई पोटेंशियल हो तो फिर इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं ये दोनों करेक्ट आंसर नहीं हो सकती। अब इसकी नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। अब नेगेटिव वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो लो पोटेंशियल है उसको हमने V1 कह देना है और जो हाई पोटेंशियल है उसको V2 कह देना है और इसी अंदाज में ये वैल्यूज आपने फॉर्मूला में पुट कर लेनी है। तो जब ये हम पुट कर लेंगे तो V1 के लिए रिलेशन फाइंड करेंगे तो आपके पास एक साइड पर -6 था, दूसरी तरफ जाके ये +6 हो गया और फाइनली आपको V1 की वैल्यू -22 वोल्ट्स मिल गई है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक गोल्ड न्यूक्लियस है, उसके हवाले से गिवन है, आपने इसकी फील्ड बतानी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए रिलेशन क्या है। यहाँ पर K की वैल्यू भी लिखें और जो Q है वो Z टाइम्स E है और यहाँ पर Z आपके पास व्यूअर्स एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पर 79 गिवन है। तो जब हम इसमें 79 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 79 E/r² है। तो अब आपका जो D ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा, वो फोर्स है, जबकि B ऑप्शन आपके पास फील्ड है। नेक्स्ट तो आपका बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q0 पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। न्यूट्रल जोन क्या होता है? न्यूट्रल जोन व्यूअर्स वो पॉइंट होता है जहां पर फील्ड लाइन नहीं होती। अगर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक्स पॉइंट से इंटर होती है, व्यूअर्स हमें पता होना चाहिए कि जहां से फील्ड आ रही होती है वो पॉजिटिव वैल्यू और जहां पर जा रही होती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है। अब एक्स के रास्ते में 3 पॉइंट्स आ गए हैं, P, Q एंड R। तो X से ये P की तरफ जाएगी, Q की तरफ जाएगी अनडिफ्लेक्टेड, या R की तरफ या नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी। तो हमें पता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो ये X से P की तरफ जानी चाहिए। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि हमारे पास फोर्सेस की रेशो, अगेन इनवर्स स्क्वायर लॉ हम लेंगे, इसमें जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये 1/16 टाइम्स आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये 16 टाइम्स लार्जर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज Q है, तो इसका क्या मतलब है कि एक पे पॉजिटिव Q दूसरे पे नेगेटिव Q। ऑब्वियसली इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखें ना, अब दोनों प्लेट्स पॉजिटिव भी नहीं हो सकती, एक पे 0 भी नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा 90 डिग्री पर होती हैं फील्ड के, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास S एंड R होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के हवाले से हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कैपेसिटेंस, अगेन वही वाला रिलेशन जो मैंने पहले भी आपको डिराइव करवाया था, ये Q²/2C। तो आप इसको 3 टाइम्स कर देंगे तो ये आपके पास 9 टाइम्स आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज पूछी गई है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज आप निकाल सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको पता होगा तो आप Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स आपने पुट करने हैं और फाइनली आपके पास रिलेशन जो है वो आ जाएगा और आपने यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
आपसे पूछा गया कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको ये तो पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज होता है, तो आपने जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास इसका ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया है कि पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए आपने सबसे पहले आप पोटेंशियल की रेशो ले लें, इन्वर्स लॉ लगेगा यहाँ पर, आपने यहाँ पर जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 5/3 वोल्ट्स। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो।